अब हम नज़र डालते हैं विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्रों पर, यानी वे क्षेत्र जहाँ पर ज़्यादा ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। इन क्षेत्रों को हमने मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांट रखा है। पहला है परिप्रशांत महासागर की पेटी, दूसरा है मध्य महाद्वीपीय पेटी और तीसरा है मध्य अटलांटिक पेटी। जैसा कि आपको मानचित्र में दिखाई दे रहा है कि प्रशांत महासागर के चारों ओर एक नीले रंग का भाग, इसी भाग को यानी इस पेटी को हम परिप्रशांत महासागर की पेटी कहते हैं। ये है यहाँ पर मुख्य रूप से ज्वालामुखी विस्फोट ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इस क्षेत्र को हम परिप्रशांत अग्निवलय भी कहते हैं। उसके अतिरिक्त जहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं वहीं पर ही भूकंप के क्षेत्र पे पाए जाते हैं, और विश्व के जितने भी भूकंप आते हैं उनमें से 80% भूकंप इसी पेटी में ही आते हैं। दूसरी पेटी है मध्य महाद्वीपीय पेटी। यह यूरोप से लेकर यहाँ भारत के ऊपर तक का जो नीला भाग आपको दिखाई दे रहा है ये मध्य महाद्वीपीय पेटी है। यहाँ पर मोड़दार पर्वत हैं, और जहाँ मोड़दार पर्वत होते हैं वहाँ पर एक स्थलीय मंडलीय प्लेट की गति के कारण भूकंप और ज्वालामुखी ज़्यादा आते हैं। उसके अतिरिक्त मध्य अटलांटिक पेटी में भी ज्वालामुखी क्षेत्र है। जो अटलांटिक महासागर है उसके बिल्कुल मध्य में एक पेटी पाई जाती है। विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी विस्फोट यहाँ पर भी होते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से ज्वालामुखी क्षेत्र 3 हैं: परिप्रशांत महासागर की पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी और मध्य अटलांटिक पेटी। और परिप्रशांत महासागर की पेटी और मध्य महाद्वीपीय पेटी में भूकंप के क्षेत्र भी हैं, और जो भारत में जो भूकंप आते हैं वो इसी महाद्वीपीय पेटी के कारण ही आते हैं। बच्चों, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो इसके बहुत ही ज़्यादा प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। यानी कई बार तो कुछ अधिकतर जो ज्वालामुखी होते हैं वह विनाशकारी ही होते हैं, लेकिन ज्वालामुखी से कुछ लाभ भी होते हैं। हम बारी बारी से ज्वालामुखी से होने वाले लाभ और ज्वालामुखी से होने वाली हानियों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं ज्वालामुखी के लाभकारी प्रभाव। आपको पता है कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो लावा बाहर निकलता है। जब यह लावा ठंडा हो जाता है तो इससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। यह काली मिट्टी गन्ना और कपास की फसल के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। उसके अतिरिक्त आपको पता है कि पृथ्वी के गर्भ में बहुत बहुमूल्य खनिज दबे हुए हैं, तो ज्वालामुखी के कारण ये बहुमूल्य खनिज धरातल पर ऊपर की तरफ आ जाते हैं और इनका खनन आसानी से हो पाता है। उसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ ज्वालामुखी क्षेत्र हैं वहाँ पर गर्म जल के स्रोत पाए जाते हैं। इन गर्म जल के स्रोतों में गंधक घुली हुई होती है, और यह गंधक चर्म रोगों यानी त्वचा संबंधी रोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। उसके अतिरिक्त बच्चों, क्या होता है कि जब कभी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे बहुत ज़्यादा गर्म भाप भी निकलती है, और इस भाप में तापमान बहुत ज़्यादा होता है। यदि हम इस भाप को संचित कर लें तो इससे बिजली बनाई जा सकती है, और इस प्रकार से बनाई बिजली को हम भूतापीय बिजली कहते हैं। यानी इस भाप से हम भूतापीय बिजली का निर्माण कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त बच्चों, आपको पता है कि जब ज्वालामुखी का छिद्र बंद हो जाता है तो उस पर क्रेटर झील बन जाती है, और क्रेटर झील के कारण वह स्थान एक पर्यटक स्थल बन जाता है। लोग वहाँ घूमने व प्रकृति का आनंद लेने आते हैं, और उसके अतिरिक्त इस झील के पानी से सिंचाई भी की जा सकती है। अब हम जानते हैं ज्वालामुखी के हानिकारक प्रभावों पर। अधिकतर ज्वालामुखी विनाशकारी ही होते हैं, यानी इनसे अधिकतर जनधन को हानि ही पहुंचती है। हम बारी बारी से उन पर चर्चा करेंगे। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो बहुत तेज़ी से लावा बाहर निकलता है और आसपास फैल जाता है। इस लावे के नीचे जीव जंतु दब जाते हैं और मर जाते हैं। उसके अतिरिक्त ज्वालामुखी विस्फोट से कई बार भूकंप आ जाता है और आसपास का इलाका पूरा धरातल हिल जाता है। इस भूकंप आने से भी मकान, इमारतें आदि गिर जाती हैं और जनधन को हानि पहुंचती है। तो दूसरा हानिकारक प्रभाव है भूकंप।
उसके अतिरिक्त जब लावा निकलता है तो वह सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल जाता है। इसके कारण क्या होता है, आसपास के मकान, इमारतें, ये सभी खेत खलियान, ये सभी नष्ट हो जाते हैं। बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि ज्वालामुखी अगर समुद्र तल के नीचे आता है, यानी ज्वालामुखी विस्फोट समुद्र की तलहटी पर होता है, तो समुद्र का पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और उबलने लगता है। इसे हम वडवानल कहते हैं। इस वडवानल के कारण जो समुद्री जीव जंतु हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। उसके अतिरिक्त वायुमंडल प्रदूषित होता है ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। क्या होता है कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं तो बहुत ज़्यादा हानिकारक गैसें वायुमंडल में मिल जाती हैं और वायुमंडल को प्रदूषित कर देती हैं। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो सैकड़ों किलोमीटर तक राख और धुआं ही धुआं दिखाई देता है, जिससे सभी मनुष्यों को, अन्य जीव जंतुओं को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो बच्चों, ये थे ज्वालामुखी के हानिकारक और लाभकारी प्रभाव। अब हम आकस्मिक बलों के दूसरे रूप भूकंप के बारे में चर्चा करेंगे कि भूकंप क्या है। भूकंप क्या है? पृथ्वी की सतह पर अगर अचानक कंपन होता है तो इसे भूकंप कहते हैं, यानी धरातल हिलने लगता है। और ये भूकंप स्थल मंडलीय प्लेटों की गति के कारण ही उत्पन्न आते हैं, यानी पृथ्वी के अंदरूनी भाग में हलचल होती है, स्थल मंडलीय प्लेटें गति करती हैं, जिसके कारण धरातल पर भूकंप आते हैं। अब इन्हीं भूकंप हलचल के कारण भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। जैसे जहाँ पर ये भूकंप की तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे हम उद्गम केंद्र, यानी भूकंप का उद्गम केंद्र कहते हैं। इस उद्गम केंद्र के बिल्कुल ठीक ऊपर धरातल पर जो स्थित बिंदु होता है, जहाँ पर ये तरंगें सबसे पहले पहुँचती हैं, उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। और यहाँ से ये भूकंप की तरंगें चारों तरफ बिल्कुल ऐसे फैलती हैं जैसे आप शांत तालाब में अगर कंकड़ डाल दो तो वो उसकी तरंगें फैलती हैं, बिल्कुल वैसे ही फैलती हैं। और इनका जो भूकंप की तीव्रता होती है वो उस उद्गम और अधिकेंद्र में सबसे ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे ये चारों तरफ फैलता है इसकी तीव्रता में कमी आती जाती है। भूकंप की तीव्रता को हम रिक्टर पैमाने पर नापते हैं, और जितने अधिक रिक्टर स्केल का भूकंप होता है वह उतना ही हानिकारक माना जाता है। बच्चों, कभी कभी सुनामी आती है भूकंप के कारण। कैसे? कि अगर भूकंप का केंद्र समुद्र की तलहटी में होता है तो क्या होता है कि समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं, और ये ऊंची लहरें जब समुद्र तटों की तरफ जाती हैं तो एक विशाल रूप धारण कर लेती हैं, तब हम इसे सुनामी कहते हैं। इससे जनधन को काफ़ी हानि होती है। बच्चों, भूकंप से होने वाले जो नुकसान हैं उनसे हम काफ़ी हद तक अपनी रक्षा कर सकते हैं, यानी अगर हम कुछ बचाव के तरीकों को अपनाएं तो भूकंप से होने वाली हानि को कम किया जा सकता है। हम इसके बारे में बारी बारी से चर्चा करते हैं। सबसे पहले भूकंप रोधी इमारतें व मकान बनाकर, क्योंकि भूकंप से सबसे ज़्यादा नुकसान इमारतों और मकानों को होता है। तो अगर हम भूकंप रोधी इमारतें बनाते हैं तो इसके नुकसान से बचा जा सकता है। उसके अतिरिक्त अगर आप घर के अंदर हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको मकान, इमारतों आदि से निकलकर किसी दूर खुले स्थान पर जाकर खड़े हो जाना चाहिए, यानी इमारतों से दूर खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि भूकंप से इमारतें गिर सकती हैं। अगर किसी कारण से आप घर के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, यानी आप किसी नगर में या कस्बे में हैं जहां खुला स्थान नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको मजबूत मेज या तख्त या किसी ठोस वस्तु के नीचे छिप जाना चाहिए। और याद रखें, कभी भी अलमारी और भारी वस्तु के बगल में नहीं छिपना चाहिए, क्योंकि भूकंप से ये चीज़ें हिलती हैं और आपके ऊपर गिर सकती हैं। उसके अतिरिक्त पंखे के नीचे भी खड़े नहीं होना चाहिए, क्योंकि पंखा हिलेगा और यह गिरकर आपके ऊपर गिर सकता है। उसके अतिरिक्त अगर आप खुले में हैं, आप कहीं बाहर हैं, तो पेड़ों, बिजली के तारों और खंभों, मकानों से दूर ही खड़े होना चाहिए। बच्चों, अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो आपको कभी भी फ्लाईओवर, पावर लाइन, विज्ञापन बोर्ड से हमेशा दूर ही जाकर खड़े होना चाहिए। अगर आप किसी बहुमंजिला इमारत में हैं तो कभी भी लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लिफ्ट बिजली से चलती है
और बिजली के क्या होता है कि भूकंप आता है तो बिजली चली जाती है तारों के हिलने के कारण, तो ये लिफ्ट बीच में बंद हो सकती है या हिलने के कारण यह लिफ्ट गिर भी सकती है। उसके अतिरिक्त अगर आप अपने मकान के अंदर हैं और बाहर निकल रहे हैं तो हमेशा क्या करना चाहिए, आपको एक तकिया लेना चाहिए और तकिए को अपने सिर के ऊपर रखकर ही बाहर निकलना चाहिए। अगर आपके पास हेलमेट है तो आप हेलमेट का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर आप किसी ऑडिटोरियम, स्टेडियम या आप सिनेमा घर में हैं तो बाहर निकलने के लिए भगदड़ कभी नहीं मचानी चाहिए। हमेशा पहले वृद्धों को और दिव्यांगों को, बच्चों को पहले निकलने देना चाहिए और उसके बाद में निकलना चाहिए। और जब निकले तो अपने सर को हमेशा हाथों से ढक लेना चाहिए। बच्चों, भूकंप के भी हानिकारक प्रभाव होते हैं, लेकिन भूकंप से कुछ लाभ भी होते हैं। हम भूकंप से होने वाले लाभ और हानियों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे भूकंप से लाभ। भूकंप के आने से पृथ्वी के भीतर की जानकारी मिलती है। जब भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं तो ये पृथ्वी को 21 मिनट में पार कर जाती हैं, जिससे हमें पृथ्वी के भीतर की जानकारी प्राप्त होती है। उसके अतिरिक्त भूकंप से बहुमूल्य खनिज बाहर आ जाते हैं, धरातल पर ऊपर की तरफ आ जाते हैं, जिनसे इनका खनन आसान हो जाता है। उसके अलावा कभी कभी भूकंप आने से जो समुद्री तट हैं उनके किनारों पर खाइयों का निर्माण होता है और खाइयों के कारण जो समुद्री यान होते हैं वो आसानी से तटों पर आ जाते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायता मिलती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आयात और निर्यात अधिकतर जलयानों द्वारा ही होता है। तो यह थे भूकंप से होने वाले लाभ। अब हम एक नज़र डालेंगे भूकंप से होने वाली हानियों पर। भूकंप एक विनाशकारी प्रक्रिया है, यानी इससे अधिकतर नुकसान ही ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान भूकंप से इमारतों, मकानों को होता है और ये टूट जाती हैं तो मनुष्य, अन्य पशु पक्षी इनके नीचे दबकर मर जाते हैं। तो मकानों और इमारतों का टूटने के कारण भूकंप से काफ़ी नुकसान होता है। उसके अलावा सड़क, रेल पटरी, पुल, बिजली के खंभे ये भी टूटकर गिर जाते हैं, जिससे काफ़ी नुकसान होता है। बच्चों, कभी कभी भूकंप के कारण कल कारखानों, खानों में और मकानों में आग भी लग जाती है, जिससे काफ़ी नुकसान होता है। उसके अतिरिक्त भूकंप से भूस्खलन की प्रक्रिया भी होती है, जिसके कारण बहुत बड़े बड़े भूभाग नीचे के धंस जाते हैं, जिससे जान माल को नुकसान होता है। और भूकंप यदि समुद्र की तलहटी पर आता है तो उससे सुनामी लहरें उत्पन्न होती हैं, जिससे तटीय क्षेत्रों में बहुत अधिक नुकसान होता है, जनधन को हानि होती है।